चंदन कुमार जी, बहुत अच्छा बाबू। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आइए देखिए, आज बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और उस सीरीज में ये देखिए पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो कहता है सर 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH जो एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करोगे कि एक सर्किल को बनाओगे और इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लोगे और सारे लोग जो है वो सेंटर की ओर बैठे हैं। ठीक है, अब देख लो क्या कहता है। सर ए जो है ना वो बी के दाएं को तीसरा बैठा है, यानी बाबू जहां भी हम बी को रखेंगे उसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ए को बैठना है। फिर कहता है सर सी जो है ना वो डी के दाएं को तीसरा है। अब बताओ सी और डी का रिलेशन ए और बी के साथ है क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो फिर हम लोग इसको कोडिफिकेशन में रख लेंगे कि डी के दाएं में तीसरे स्थान पे सी को प्लेस मिलेगा। फिर कहता है ई एफ के बाएं को तीसरा है। देखिए ई और एफ का भी रिलेशन ए और बी के साथ नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है कि हमें इसको भी कोड में रख लेना चाहिए कि एफ के बाईं ओर तीसरा कौन होगा? ई होगा। फिर कहता है जी जो ए का पड़ोसी है एफ के दाएं को दूसरा है। तो देखिए जी के लिए एक प्लेस यहां बचेगा और जी के लिए एक प्लेस यहां बचेगा। अब जैसा कि कहा है कि एफ के दाएं को दूसरा है, तो अगर हम जी को इस प्लेस पे रखेंगे तो वो एफ के दाएं को दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जी का ये प्लेस कैंसिल हो गया और जी का ये प्लेस बच गया। और जी कहां है बाबू? तो एफ के दाएं को दूसरा है। अब आपको मालूम है कि एफ के बाएं को तीसरा ई है, तो एफ के बाएं को पहला दूसरा और तीसरा ई बैठ गया। अब कहता है कि सर डी के दाएं को तीसरा सी है। अगर डी को यहां रखें तो पहला दूसरा तीसरा सी नहीं, डी को यहां रखें तो पहला दूसरा तीसरा सी नहीं, लेकिन डी को यहां रखें तो पहला दूसरा तीसरा सी रख सकते हैं। इकलौता एच बच गया, एच को यहां अरेंज कर लो और एक अटेम्प्ट में हमारी सिटिंग जो है ये बनकर के तैयार हो गई। सिटिंग को बनाने का ये सबसे सरल तरीका है कि अनफिक्स क्लू को अरेंज कीजिए और फिक्स क्लू को लिखते जाइए। अब देख लो क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सर बताओ एच के दाएं को तीसरा कौन होगा? तो एच का फेस बाबू सेंटर की ओर है, तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा बी होगा। और बी किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्या है बाबू? सब क्वेश्चन आप कहां, सारा क्वेश्चन बन गया, एक नहीं बना। अच्छा, आज एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है यदि ए से प्रारंभ करते हुए सभी को वामावर्त घुमाए तो ए को छोड़कर कितने का स्थान नहीं बदलेगा? अच्छा बताओ, अगर हम ए से प्रारंभ करते हैं और वामावर्त सबको घुमा देते हैं तो यहाँ ए होगा, इस प्लेस पे बी, इस प्लेस पे सी, यहाँ पे डी आएगा, इस प्लेस पे ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा। उसने कहा ए को छोड़कर बाकी कितनों का स्थान नहीं बदलेगा? तो एक डी का स्थान नहीं बदलेगा और एक ई का स्थान नहीं बदलेगा, यानी दो एलिमेंट का स्थान नहीं बदलेगा। अब देख लो भैया ये दो एलिमेंट किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है ए से प्रारंभ। अच्छा अभी तो ये हम लोगों ने देखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वां अक्षर, ध्यान से समझोगे, और बाएं छोर से 10वें अक्षर के ठीक मिड वाले अक्षर के पता करने हैं हम लोगों को। यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है जिसमें 26 लेटर होते हैं, उसमें दायां छोर से 11वां अक्षर और बायां छोर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो इसके लिए बाबू बड़ा आसान तरीका होता है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जो भी दायां छोर है ना उसको 27 में से घटा के पहले माइनस कर लो। ठीक है, तो माइनस किए तो 16 आया। अब इस 16 में इस 10 को आप जोड़ लो और बटा 2 कर दो, तो 16 10 26 हो गए और 26 बटा 2 आप करोगे तो 13 हो जाएंगे। और 13 किसके लिए होते हैं? तो एम के लिए होते हैं। तो आंसर हमारा एम हो जाएगा। यानी ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो जब भी अल्फाबेट में दाएं छोर से और बाएं छोर से स्थान मांगी जाए, कहां से मांगी जाए? तो दाएं छोर से और बाएं छोर से स्थान मांगी जाए तो दाएं छोर वाले को 27 में से घटा लेना है और जो बच जाएगा उसको बाएं छोर के साथ जोड़कर और उसको आधा कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ बाबू, मोहन कुमार जी डेली क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन का प्रश्न है। राम अपने घर से सीधा 5 किलोमीटर चला, अंतिम लाइन पे आए, पूछता है अभी वो किस दिशा में जा रहा है, यानी हमें अंतिम डायरेक्शन निकालने हैं। तो जब अंतिम डायरेक्शन निकालने हैं तो कुछ भी काम नहीं करना है, बस वहीं से काम करते हुए चले जाओगे। देखो 5 किलोमीटर सीधा चलने के बाद पहला टर्न दायां था,
उसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़ गया, तो अब इसके पीछे का सारा चीज कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण दिशा में मुड़ने के बाद वो 2 बार कहां मुड़ता है, तो सर दाईं ओर मुड़ता है, और 3 बार अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो 2 दायां से 2 बायां कट गया, 1 बायां बच गया। दक्षिण से बायां घूम जाओ, दक्षिण से बायां घूमोगे तो पूरब में आओगे, और पूरब किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। बस इतना काम कर दोगे ना, आसानी से आप बना सकते हो। कुछ ज्यादातर मेहनत आपको डायरेक्शन में करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझोगे। अब मैं चाहूंगा कि आप 30 सेकंड का समय ले लो हमसे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो। बेहतरीन क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, एकदम समझकर बनाने वाली क्वेश्चन है क्लॉक की, जो फास्ट एंड स्लो पे बेस्ट है। और अक्सर फास्ट एंड स्लो की क्वेश्चन आती है तो आप बच्चे परेशान हो जाते हो। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। एक घड़ी में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो प्रत्येक घंटे में 3 मिनट तेज होती है। यानी 1 घंटा चलेगी तो 3 मिनट घड़ी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। राम जब सुबह 9 बजे घड़ी को देखता है तो इसमें 9:15 हुए हैं। अब पूछ रहा है, तो बताइए कि जब राम की घड़ी में 1 बजेगा उस समय वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हमें पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि प्रत्येक घंटे 3 मिनट घड़ी क्या होती है सर, तो फास्ट होती है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि राम ने अपनी घड़ी को जब सुबह 9 बजे मिलाया है तो उसकी घड़ी जो है ना, ये 9:15 का समय दिखा रही है। यानी शुरुआत में ही घड़ी 15 मिनट क्या चल रही है, तेज चल रही है। अब हर घंटे वो 3 मिनट एक्स्ट्रा होगी, यानी अगर वो 10 बजे जाएगी तो वो 10:18 दिखाएगी। अगर वो 11 बजे जाएगी तो 11:21 दिखाएगी। क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इस तरह से धीरे धीरे उसको 1 बजे तक ले जाएं? तो मैं कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी, गुड इवनिंग बाबू, जब भी घड़ी फास्ट चले ना, तो बिगड़ा हुआ समय जो दिखाए उसके पहले वाले घंटा को लो, और जब घड़ी स्लो चले ना तो बिगड़ा हुआ समय जो दिखाए उसके आगे के घंटा को लो। तो यहां तो घड़ी फास्ट चल रही है तो बिगड़ा हुआ समय 1 है, तो आप 12 बजे तक का हिसाब लो। आप कहां तक का हिसाब लो, 12 बजे तक का हिसाब लो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक जाएं तो 12 घंटा, 1, 10, 11, 12, 3 घंटे, और यानी कि 15 घंटा। 12 बजे तक चलने में 15 घंटे लगेंगे, और 15 या 45 मिनट घड़ी फास्ट हो चुकी होगी। पहले से घड़ी 15 मिनट फास्ट थी, अब 15 घंटा चल करके और 45 मिनट और जो है ना घड़ी फास्ट हो जाएगी, यानी टोटल 60 मिनट घड़ी फास्ट हो जाएगी, यानी 1 घंटा आगे का समय दिखाएगी। इसका मतलब जिस समय घड़ी में 1 बज रहे हैं ना, उस समय घड़ी में 1 नहीं बजेंगे, उस समय घड़ी में 12 बज रहे होंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो हमने सोच लिया। अब देखो हम इसको पूरा अच्छे तरीके से तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखोगे। बताओ, पहली बार घड़ी को आपने कब मिलाया था? 9 बजे, तो घड़ी 9:15 दिखाई। अच्छा, अगर आप फिर से घड़ी को 9 PM में मिलाने चल जाते, यानी 12 घंटे बाद मिलाने चल जाते। कितने घंटे बाद? तो सर 12 घंटे बाद मिलाने गया, तो 15 मिनट और हर 3 मिनट पे बढ़ता है, तो 12 घंटा में 12 तिया 36 मिनट बढ़ेंगे। तो 12 घंटा में घड़ी 36 मिनट आगे होगी। बोलो होगी कि नहीं? तो ये 36 मिनट कब से आगे होगी? तो 15 मिनट से। तो 36 मिनट और 15 मिनट को जोड़ दो, 6, 5, 11, 3, 1, 4, 1, 5। इसका मतलब है रात्रि के 9 बजे घड़ी 9:51 का समय दिखाएगी। अगर रात्रि के हम 10 PM में घड़ी को देखने जाएं तो घड़ी 10:54 का समय दिखाएगी। और अगर 11 बजे PM में हम घड़ी को देखने जाएं तो 11:57 का समय दिखाएगी। और यदि हम 12 PM में घड़ी को देखने जाएं तो 12:60 का समय दिखाएगी। और 12:60 का मतलब होता है कि घड़ी में 1 बजेगी। यही तो प्रश्न था हमारे पास कि जब राम की घड़ी 1 बजाएगी, जब राम की घड़ी 1 बजाएगी तो वहां वास्तविक समय क्या होगा? तो वहां वास्तविक समय बाबू कितना होगा? तो 12 होगा। वास्तविक समय कितना होगा? तो 12 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। अब ध्यान से देखो, रैंकिंग का प्रश्न है। पहले ऐसे समझो, बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 11वां है। तो ये रही बच्चों की पंक्ति,
ये राइट इन रहा और ये लेफ्ट इन रहा। अगर हम बाएं छोर से प्रवेश करें तो 11 पोजीशन पे मुझे राम मिलना है। और फिर वही कहता है कि सर मोहन का स्थान दाएं छोर से 13वें स्थान पे है। तो मोहन का पोजीशन दाएं छोर से कितने पे है? तो 13 पे है। फिर प्रश्न में कहे गए हैं कि सोहन जो राम और मोहन के ठीक मध्य में बैठा है, यानी राम और मोहन के ठीक बीच में आकर के कौन बैठ गया है? सोहन बैठ गया है। अब कहता है उसका स्थान सर बाएं छोर से कितना है? तो इसका स्थान बाएं छोर से बाबू 15 है। अब बताओ राम का पोजीशन 11 और सोहन का पोजीशन 15, तो ये रहा 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, यानी राम और सोहन के बीच 3 बच्चे। तो सोहन तो राम और मोहन के ठीक बीच में था, तो जब राम और सोहन के बीच में 3 बच्चे थे तो सोहन और मोहन के बीच भी 3 बच्चे होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि सर राम और मोहन के बीच में टोटल 7 बच्चे हैं, 3 इधर, 3 इधर और 1 सोहन। तो अब टोटल निकालने के लिए हमारे पास राइट का डाटा मालूम है, हमारे पास लेफ्ट का डाटा मालूम है और हमारे पास बाबू बिटवीन भी मालूम है। तो बताओ राइट कितना है हमारे पास? तो सर 13 है। लेफ्ट कितना है? तो 11 है। और बिटवीन अभी हम लोगों ने देखा कि बिटवीन 7 डिटेक्ट हुआ है। जब हम लोग सारे को जोड़ देते हैं तो 13 7 20 और 20 और 11 31, यानी टोटल बच्चों की जो संख्या निकल करके आ गई, ये टोटल बच्चों की संख्या 31 निकल के आ गई। तो 31 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर डी हो गया। अब देखो एक बच्चे ने इसी सिंपल से क्वेश्चंस को बनाने के लिए इतना काम कर डाला। अब ध्यान से समझोगे, हम लोग इतना काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान सर बाएं से 11 यानी लेफ्ट से 11 कुर्सी कैप्चर हुआ, राइट से 13 कुर्सी कैप्चर हुआ। अब सोहन जो बीच में बैठा है वो लेफ्ट से 15 कुर्सी पे है, तो लेफ्ट से 11 कुर्सी और ये 15 कुर्सी, यानी आगे बढ़ रहा है सर। तो आगे बढ़ रहा है तो 4 कुर्सी आगे बढ़ रहा है, यानी बीच में 3 होगा। तो इधर 3 होगा तो इधर भी 3, तो 3 3 6 1 7 बीच में होगा। अब सर राइट लेफ्ट बिटवीन को जोड़ दो तो 13 7 20 हो गए और 20 और 11 31 हो गए, यानी वहीं से वहीं हम लोगों ने काम कर लिया। हम लोगों को लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप वहां से बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो, उसमें कहीं भी गलतियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखोगे। अच्छा देखिए, कहता है ना सर प्रश्न सूचक चिन्ह के आधार पे कौन सा अंक समूह होगा। तो ध्यान से देखो तो बाबू क्या है, Q की प्लेस वैल्यू 17 और S की प्लेस वैल्यू 19, यानी हमने 2 बढ़ाया, और 19 से 21 आने के लिए हमने 2 बढ़ाया, और 21 से 23 आने के लिए भी हमने 2 बढ़ाया। तो फिर से मैं 2 ही बढ़ाऊंगा, तो 23 और 2 25, 25 का मतलब हो गया Y। अब देखो Q का प्लेस वैल्यू होता है 17, दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ करके 8 कर दिया। इसी तरह से S की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ के 10 कर दिया। इसी तरह से U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ के 3 किया। तो इसी तरह से Y की प्लेस वैल्यू तो 25 होती है। अब दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 5 2 7, यानी Y7 चाहिए, और Y7 हमें ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वही बेस्ट होगा। चंदन और संजीव कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं। अच्छा शिवानी भी आंसर दे रही है, बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास 2 5 है ना। सबसे पहले क्या किया ना कि 2 का निकाल करके और क्यूब चढ़ा दिया तो 8 हो गए, और फिर क्या किया ना कि 5 को निकाल करके इसका क्यूब चढ़ा दिया तो 125 हो गया, और इस तरह से वो 81 25 लिख दिया। इस तरह से वो क्या किया तो 81 25 लिख दिया। सेम काम हम करने वाले हैं किसके साथ, तो 34 के साथ। हमारे पास 34 है, तो पहले 3 को निकालेंगे और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितने हो गए, तो 27 हो गए, और फिर से यहाँ से 4 निकालेंगे और 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 27 64 आंसर चाहिए। 27 64 देख लो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर बना। ध्यान से देखो, कहता है सर निम्नलिखित में से कौन सा शेष चारों में से भिन्न है। तो जे का अपोजिट क्या होता है, तो सर क्यू होता है, और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। एस का अपोजिट क्या होता है, तो सर एच होता है, और एच का प्लेस वैल्यू तो बाबू 8 होता है ना।
अच्छा भी का अपोजिट क्या होगा तो सर ई होगा, और ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा। एल का अपोजिट क्या होगा तो सर ओ होगा, और ओ का प्लेस वैल्यू 15 होगा। यानी हर जगह उसका प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में यहाँ 9 नहीं चाहिए था, यहाँ एस के साथ 8 चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चा वो अदर से क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अदर से डिफरेंट है। तो हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। नेक्स्ट वन को देखोगे, 20 सेकंड में ये क्वेश्चन जो है ना ये आपसे बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बन जाने चाहिए। 20 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, क्योंकि क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। देखिए चंदन का आंसर भी आ गया, सर भी होगा, बहुत बढ़िया। यानी चंदन पहले बनाकर बैठे हुए हैं ना, अभी डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग के पास आंसर नहीं है। शिवानी का आंसर है 4 यानी बी सही है बच्चा। देखिए बाबू कुछ नहीं किया, शुरुआत के 2 अंक को पकड़ो तो क्या हो गया तो सर 6 × 8 हो गए, तो 8 6 कितने हो गए तो 48 हो गए। अब लास्ट के 2 अंक को पकड़ो तो लास्ट का 2 अंक कितना है तो सर 12 × 4 है, तो 12 चक्को फिर से कितने हो गए तो 48 हो गए। अच्छा दूसरे वाले को देखिए, 9 को 2 से गुना करो तो 9 को 2 से गुना करने पर 9 दूना 18 हो गए, और इसी तरह से 18 को 1 से गुना करो तो 18 को 1 से गुना करने पर 18 एकम 18 हो गए। इसका मतलब है कि हमें सेम काम करने होंगे किसके साथ, इसके साथ। तो देखिए तो 5 को यदि हम 8 से गुना करते हैं तो 8 × 40 होता है। अब हमारे पास यहाँ 10 दे रखा है, अब कहता है इंटू वाट इक्वल टू 40। ठीक है, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा तो 40/10 हो जाएगा, यानी कि वाट बराबर 4 हो जाएगा। 4 किस में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अखिलेश सी कहाँ चले गए बच्चा, 11 नंबर पे कहाँ चले गए, 11 नंबर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए कहता है ना कि सर बताइए प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा असंगत है। ठीक है, कौन सा असंगत है, कौन सा अंक है, असंगत को हटाइए यहां से, कौन सा अंक है बस हमें निकालना है। तो देख लो, पहले अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर किया, फिर देखें तो 2 का स्क्वायर है, फिर देख ले तो 3 का स्क्वायर है, फिर देख ले तो 4 का स्क्वायर है, 25 कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ ब्लैंक रखा है और यहाँ वो 7 का स्क्वायर दे रखा है। यानी बीच में क्या जाने वाला है तो सर बीच में 6 का स्क्वायर लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है, और 36 हमारे पास किस वाले ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, और कहता है कि सर श्रृंखला को जो है ना वो आप पूरी करो। तो ध्यान से देखोगे, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो 2 से 5 होने का मतलब है 3 ऐड हो गए। कितने ऐड हो गए तो 3 ऐड हो गए। अच्छा यहाँ देखो 5 से 9 आने का मतलब है कि इस टाइम उसने 4 को ऐड किया, और 9 से 14 आने का मतलब है कि अब उसने 5 को ऐड किया। तो पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, तो अब तो पता है कि सर 6 ऐड होगा। तो 14 और 6 20, 20 के लिए वैल्यू आएगा टी, और टी हमारे पास एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे उचित आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, 0 है, 5 है, 15 है, 32 है, 58 है, और यहां वाट है। बोला सर ब्लैंक्स के स्थान पे क्या भरोगे, तो जब भी हम देखें सीरीज की एनालिसिस करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यानी एडिशन बेस्ड सीरीज है। तो सबसे पहले देखोगे तो 5 ऐड हुआ, और फिर देखोगे तो यहाँ कितने तो सर 10 ऐड हो गए। अच्छा फिर से देखोगे तो 12 में से 5 गया यानी 17 ऐड हो गए। अच्छा फिर से देखोगे तो 8 में से 2 गया यानी 26 ऐड हो गए। अंतर का अंतर निकाल लो और सीरीज को तोड़ लो। तो 5 से 10 जाने का मतलब है कि 5 की वृद्धि होती है, और 10 से 17 जाने का मतलब है 7 की वृद्धि होती है, 17 से 26 जाने का मतलब है 9 की वृद्धि होती है।
तो 5 7 9 है, तो अगली वृद्धि जो है वो 11 की होने वाली है। यानी सर इसमें आपको 11 जोड़ने हैं, तो 6 और 1 कितने हो गए, तो 7 हो गए, 2 1 3, यानी कि अब हमें 37 जोड़ने होंगे। तो 8 7 15 के लिए 5 हाथ में 1 बचा, 5 3 8 1 9, यानी ये टोटल वैल्यू हमारा 95 निकल कर आएगा। और ये 95 डी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो सानू का कहना है कि यूट्यूब पे सर बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं। सही बात है जी, यूट्यूब पे हम इजी क्वेश्चन कराते हैं। सानू आपका माइंडे घुमा हुआ है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, कहता है एक स्कूल 3 प्रकार की पाठ्योत्तर गतिविधियां संचालित करता है, जिसमें बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी है। तो हमेशा याद रखोगे, जब भी 2 वेन डायग्राम का प्रश्न हो ना, तो मुजवानी बना डालो, कोई भी पेन उन मत उठाओ। लेकिन जब 2 से अधिक वेन डायग्राम हो ना, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को पिक्चर बनाने चाहिए। तो यहां देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 120 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात करें, तो इसकी संख्या निकल करके कितनी आ गई, तो 120 आ गई। ठीक है, अब देख लो आगे क्या कहता है। छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है। यह लाइन यह प्रूफ करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 120 में से 120 छात्र इन्वॉल्व होंगे, यानी कोई छात्र ऐसा नहीं होगा जो इन्वॉल्व नहीं होगा। अब कितने चीजें थे, तो 3 चीजें थी। एक था हमारे पास बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का बेन बना लो। एक क्या था हमारे पास, क्रिकेट था, तो एक वेन क्रिकेट का बना लो, और एक वेन आप फुटबॉल के लिए बना लो। ये 3 वेन बन करके तैयार हो गए। अब ध्यान से समझोगे, देखो क्या कहता है प्रश्न में, 70 छात्र बास्केटबॉल। अगर वो कहता ना कि 70 छात्र केवल बास्केटबॉल हैं, तो हम लोग 70 को अंदर रखते, लेकिन उसने केवल की चर्चा नहीं करी है, तो हम लोग इस पूरे गोले में 70 को रखेंगे। यानी कि बास्केटबॉल वाले गोले में कितने लोग आएंगे, तो सर 70 लोग आएंगे। अगला लाइन पढ़ो, 73 लोग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले गोले में कितने आएंगे, तो 73 आएंगे। और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, तो 45 कितने, तो फुटबॉल में भाग लेते हैं। दूसरा चरण हमारा पूरा हुआ। अब तीसरे चरण की ओर चलते हैं, तो ध्यान से देखो क्या कहता है। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में, इसका मतलब 37 स्टूडेंट ऐसे थे जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में इन्वॉल्व हुए, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में। अब 20 लोग ऐसे थे जो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में इन्वॉल्व हुए, और 8 छात्र तीनों गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है कि 25 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं, तो 25 छात्र केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी में नहीं। यहीं पे सिस्टम को बैलेंस करना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इस वाले हिस्सा को यूनियन कहते हैं, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन है। इस वाले हिस्सा को यूनियन कहेंगे और ये वाला इंटरसेक्शन है। तो यहीं पे सबसे बड़ी सावधानी बरतनी होती है जब हम लॉजिकल वेन डायग्राम को हल कर रहे होते हैं। तब क्या बरतनी होती है, तो ध्यान से समझोगे। यदि यूनियन वाला हिस्सा इंटरसेक्शन वाले हिस्से से बड़ा है और यूनियन वाले हिस्से में केवल नहीं लगा है, तो हमको इसको माइनस करना होगा। लेकिन अगर यूनियन वाले हिस्से में केवल लगा होता, तो हम यहां माइनस नहीं करते। यानी जो ये लिखा है ना कि 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, अगर यहां लिख देता कि केवल 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब अब हम इसको माइनस नहीं करते। तो ये बात मेरी याद रखोगे कि जब भी यूनियन वाला हिस्सा इंटरसेक्शन वाले हिस्से से बड़ा हो और यूनियन वाले हिस्से में केवल नहीं लगा हो, तो इसको माइनस करना है। तो देखो 37 में से 8 हमने माइनस कर दिया, तो यहां 29 बचे, यानी अब इस 37 का कोई रोल नहीं है। 20 में से 8 माइनस किया, तो यहां 12 बच गए, अब इस 20 का कोई रोल नहीं है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हमें ये 3 डाटा को फिल करना होगा। अच्छा बताओ, बास्केटबॉल में टोटल 70 लोग हैं, 12 यहां देखा, 8 यहां देखा, तो 12 और 8 20 हो गए, 20 20 40 1 49, यानी कि टोटल हम लोगों ने 70 में से 49 लोगों को देख लिया, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बच गए, 21। अब क्रिकेट में कितने चाहिए, तो सर 73 चाहिए,
तो 25 25 50 4 54 लोगों को देखा, और 54 और 8 कितने हो गए, तो 62 लोगों को देख लिया। तो 73 में से 62 लोगों को देख लिया तो 11 बच गए। फुटबॉल में कितने चाहिए, 45, तो 12 8 20 20 10 30 1 31 लोगों को देख लिया। तो 45 में 31 लोगों को देख लिया तो मात्र 14 लोग बच गए। अब हमारा वेन जो है ना बिल्कुल अरेंज हो चुका है। अब देखो प्रश्न क्या पूछता है, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं, तो बाबू 21 छात्र ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल के अलावा किसी में भाग नहीं लेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, 21। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, कितने छात्र सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं, तो एक ही खेल में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या जोड़ लो। 21 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक ही खेल बास्केटबॉल में भाग लेते हैं। 25 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक ही खेल क्रिकेट में भाग लेते हैं, और 14 छात्र ऐसे हैं जो केवल एक ही खेल फुटबॉल में भाग लेते हैं। तो 25 21 और 4 25 25 50 और 10 कितने हो गए, तो 60 हो गए। यानी 60 विद्यार्थी ऐसे हैं सर जो केवल एक ही खेल में भाग लेते हैं। तो देख लो 60 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसके लिए हमारा परफेक्ट और उचित आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा देखिए ध्यान से समझोगे, कहता है सर 5 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाएं तो कुल घन कितने बनेंगे। तो हमेशा याद रखोगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर होती है माप का होल क्यूब। छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होती है, माप का होल क्यूब। यहां माप कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप 5 का होल क्यूब कर दोगे और 5 का होल क्यूब 125 होता है, यानी छोटे घनों की संख्या 125 हो जाएगी। छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो हमेशा बाबू याद रखोगे छोटे घनों की संख्या बराबर होती है माप का होल क्यूब। नेक्स्ट वन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चंस के नेचर को। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पे दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर ले। यानी कोई बढ़ई था और हमने उसको एक बड़ा घन का टुकड़ा दे दिया और इस शर्त पे दिया कि सर आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटोगे। उसने कहा ठीक है मैं काट दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 7 रुपये 50 पैसे चाहिए। यानी कि अगर वो एक घन को एक बार काटेगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई घन है, हमारे पास कोई घन है और इस घन को अगर वो एक बार काट देगा ना, इस घन को अगर वो एक बार इस तरह से काट देगा तो वो 7 रुपया 50 पैसा चार्ज कर देगा, ठीक है। और इस तरह से वो घन को काट दिया और घन काटने पर उसको कुल 135 रुपये का मजदूरी मिल गया। कुल कितने का मजदूरी मिल गया, तो 135 रुपये का मजदूरी मिल गया। तो बताइए कितनी बार घन काटा है, कितनी बार घन काटा गया है। ये निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुल मजदूरी बटा 7.5। एक बार काटने के लिए 7.5। तो बताओ कुल मजदूरी कितनी थी, तो 135 रुपये थी और 7.5 के हिसाब से अगर इसको काटोगे तो ये टोटल आएगा कि सर 18 बार काटा गया है। 18 बार काटा गया। कितनी बार काटा गया है, तो सर घन को 18 बार काटा गया है। हम जानते हैं ना कि घन से घन बनाने के लिए, घन से घन बनाने के लिए, घन से घन बनाने के लिए 3 ओर से काटना होता है, 3 ओर से काटना होता है, ये याद रखना।
घन को घन बनाने के लिए कितनी ओर से काटना होता है? तो 3 ओर से काटना होता है। किसी भी घन को अगर हम पुनः घन बनाना चाहें तो घन को हमें 3 ओर से काटना होगा, ये तय है। तो ये 18 बार जो काटा है वो 3 ओर से काटा है, तो 3 ओर से काटा। कितना बार? 18 बार। 18 बार। तो एक ओर से काटा, एक ओर से काटा कितनी बार? तो 18/3 यानी कि टोटल 6 बार घन काटा है। ठीक है, इसलिए माप बराबर हो गया 6 + 1 = 7। तो इसका माप कितना आ गया? 7। अब पूछता है बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। तो अभी हम लोगों ने सीखा है छोटे घन की संख्या, छोटे घन की संख्या, छोटे घन की संख्या बराबर क्या सीखा है हमने? तो हमने सीखा है सर माप का होल क्यूब। तो माप कितना है? 7 का होल क्यूब करेंगे यानी ये 343 आ जाएगा। 7 का होल क्यूब करेंगे यानी ये 343 आ जाएगा। 343 देख लो बच्चा किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो 225 वाले बच्चे जो थे ना वो गलत थे, आंसर क्या हो गया? 343। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर घन से घन बनाने के लिए घन को 3 ओर से काटते हैं। अब एक बार काटने का 7.5 रुपया लूंगा और मैं टोटल 18 बार काटा हूं, तो जब मैं 18 बार काटा हूं इसका मतलब है कि घन को घन बनाने के लिए 3 ओर से काटा हूं। तो ये जो 18 बार मैंने कटिंग की है वो 3 ओर से की है। तो एक ओर से मैंने कितने बार कटिंग की है? तो 6 बार कटिंग की है। और एक ओर से जब मैंने 6 बार कटिंग की है इसका मतलब घन की माप जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और जब घन की माप 7 सेंटीमीटर है तो छोटे घनों की संख्या क्या होती है? तो माप का होल क्यूब होता है, यानी 7 का होल क्यूब हो गया, यानी 343 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देख। तो ऐसे क्वेश्चन में घन को काटा मत कीजिए, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब देखो यहां से क्लॉक चैप्टर शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान से देखोगे आज क्लॉक के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होगी। कहता है 8:50 से 20 मिनट पहले। तो 8:50 से अगर कोई 20 मिनट पहले आया इसका मतलब 8:30 पे आया। तो 8:30 पे कौन आया? तो 8:30 पे सतीश आया। तो सतीश को यह मालूम हुआ कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आने वाला है उस व्यक्ति से 30 मिनट में पहले आ गया हूं। ठीक है, तो मान लो कि मैं मीटिंग में 8:50 से 20 मिनट पहले आया, यानी 8:30 में आया। तो हमको पता चला कि जो 40 मिनट देर से आया है मीटिंग में, हम उससे 30 मिनट पहले आ गए हैं। तो हम उससे जब 30 मिनट पहले आ गए हैं इसका मतलब वो मेरे आने के 30 मिनट बाद आएगा। तो मेरे आने के 30 मिनट बाद आएगा, यानी वह व्यक्ति मीटिंग में 9 बजे आएगा। और 9 बजे आकर वह 40 मिनट लेट से आया है। 40 मिनट लेट से आया है। तो मीटिंग का स्टार्ट समय क्या होगा? तो मीटिंग का स्टार्ट समय निकालने के लिए हम इसमें से 40 मिनट घटाएंगे, यानी 8:20 पे मीटिंग क्या हो गई है? मीटिंग स्टार्ट हो गई है। 8:20 पे मीटिंग क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। सर आपका न्यू फाउंडेशन बैच आया है सुबह 9 से 10 बाबू, किसान कोल्ड स्टोरेज। अच्छा नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन तो है ना जिसको कहते हैं ना कि एकदम क्लॉक में लॉजिक घुसा पड़ा है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो झुनझुन्ना की तरह बच जाएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझोगे क्वेश्चंस के नेचर को। मेरी घड़ी सोमवार को 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, यानी अगर हम मंडे की बात करते हैं, अगर हम मंडे की बात करते हैं और 2 PM की बात करते हैं तो हमारी घड़ी 2 बजे कितने मिनट पीछे थी? 3 मिनट, यानी हमारी घड़ी 1:57 दिखा रही थी। बोलो है कि नहीं? अब फिर कहता है कि सर फिर हम बुधवार को देखने गए।
कब देखने गए? बुधवार को। और कब देखने गए? तो 2 PM में ही देखने गए। तो अब मेरी घड़ी क्या हो गई ना कि 5 मिनट आगे चली गई, यानी 2:05 दिखाने लगी। तो बताओ, सोचने वाली बात है, जो घड़ी पीछे चल रही थी वो घड़ी आगे चली आई, तो 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे जाने में इसने कुल 8 मिनट की बढ़त ले ली। कितने मिनट की बढ़त ले ली? 8 मिनट की बढ़त ले ली। तो ये 8 मिनट का बढ़त लेने में, घड़ी को 8 मिनट का बढ़त लेने में टोटल 48 घंटा का समय लग गया। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई। सोमवार को दोपहर के 2 बजे जब मैं घड़ी को देखा तो घड़ी में 1:57 हो रहे थे, यानी 3 मिनट घड़ी पीछे चल रही थी। और वही बुधवार को 2 बजे दोपहर में देखा तो मेरी घड़ी 2:05 का समय बता रही थी, यानी वो आगे चल रही थी। तो पीछे चलते चलते वो आगे आ गई, यानी कि वो 8 मिनट तेज हुई है। तो ये 8 मिनट तेज होने में उसको 48 घंटे लगे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर 8 मिनट तेज होने में 48 घंटा, तो 1 मिनट तेज होने में 1 मिनट तेज होने में 1 मिनट तेज होने में 48/8 यानी 6 घंटा। यानी घड़ी हर 6 घंटा में 1 मिनट घड़ी क्या होती है? तेज होती है। घड़ी हर 6 घंटा में 1 मिनट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, इसने ठीक समय कब दिखाया होगा? तो देखिए, शुरुआत में घड़ी 3 मिनट कहां थी? पीछे थी। तो प्रश्न से शुरुआत में घड़ी 3 मिनट पीछे थी। अतः जिस समय घड़ी 3 मिनट आगे जाएगी, उसी समय वह सही समय बताएगी। अच्छा, अब बताओ, शुरुआत में घड़ी 3 मिनट पीछे थी और बाद में 5 मिनट आगे हो गई, तो कभी ना कभी तो एग्जैक्ट टाइम बताई होगी। तो वो एग्जैक्ट टाइम कब बताएगी? जब वो कितना मिनट आगे जाएगी? 3 मिनट आगे जाएगी। अब बताओ, 1 मिनट आगे जाने में घड़ी को कितने घंटे लगते हैं? 6 मिनट। चूंकि 1 मिनट घड़ी को आगे जाने में 6 आवर लगता है। इसलिए 3 मिनट घड़ी को आगे जाने में 6 गुने 3 यानी कि 18 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 18 घंटा लगेगा। अतः समय बराबर कितना था? मंडे को 2 PM ना, और मंडे को 2 PM में हम लोग 18 आवर जोड़ेंगे, तो 12 घंटा दो जोड़ेंगे तो रात्रि के 2 बज जाएंगे और मंगलवार हो जाएगा। और 6 घंटा और चाहिए, तो 2 और 6 8, यानी हम पहुंच जाएंगे 8 AM में। कब? तो ट्यूसडे को। 8 AM में कब पहुंच जाएंगे बाबू? तो ट्यूसडे को। अब देख लो किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखो, लिखने में इतना समय लगेगा, ठीक है, लिखने में इतना समय लगेगा, लेकिन अगर बिना लिखे बनाओगे तो बहुत कम समय लगेगा। कैसे? तो देखो, हम ये सोच लेते कि भैया दोपहर को 2 बजे 3 मिनट पीछे थे और फिर दोपहर को 2 बजे 5 मिनट आगे गए, तो 3 मिनट पीछे से 5 मिनट आगे जाने में 8 मिनट लगे और 8 मिनट चलने में आपको 48 घंटे लगे, यानी हर 6 घंटा पे आप 1 मिनट आगे जाते हो। सही समय तभी बताओगे जब आप 3 मिनट आगे जाओगे, और 3 मिनट आगे जाने में आप 6 या 18 घंटा लगाओगे। तो हम 2 बजे से 18 घंटा आगे चलेंगे, तो 2 बजे से 12 घंटा चलेंगे तो रात्रि के 2 बज जाएंगे, और 6 घंटा और चलेंगे तो सुबह के 8 बज जाएंगे, और वो सुबह के 8 मंगलवार के दिन बचेंगे। यानी अगर हम ये लिखते नहीं, सिर्फ मुंह से कैलकुलेट करते, तो हम इस क्वेश्चन को मात्र 20 से 25 सेकंड में ही बना सकते थे और इत्मीनान से बना सकते थे। तो देख लो, आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दिया है। ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार,
2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है ना उतनी बार बजती है। तो घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? क्या हमारे घर में जो घड़ी होती है या जो हमारे दफ्तर में घड़ी होती है, क्या उसमें 14, 15, 16, 17 बजता है? नहीं, उसमें हार्डली 12 बजता है। तो हमारे घड़ी का सबसे बड़ा वैल्यू 12 है। तो हमारे घड़ी का जो सबसे बड़ा वैल्यू 12 है, तो हम लोग इसको n इंटू एन प्लस वन पे तोड़ देंगे और अपना आंसर दे लेंगे। n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, हमेशा याद रखोगे इस क्वेश्चंस के लिए। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह से अगर कहे तो n इंटू एन प्लस वन 24 घंटे का निकलेगा। तो हमारे घड़ी का सबसे बड़ा वैल्यू 12 होता है और n प्लस वन यानी 13 हो गया। तो 12 गुने 13 कितने हो गए? तो 156 हो गए। यानी घड़ी टोटल कितनी बार बजेगी? तो 156 बार बजेगी। मान लो किसी दिन आप ये भूल गए कि सर ने कहा था कि n इंटू एन प्लस वन करना, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो कुछ नहीं, ध्यान से देखो, एकदम लॉजिक लगाओ। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार। उसके बाद तो 13 नहीं बजने वाला है, उसके बाद फिर से एक ही आ जाने वाला है। तो ध्यान दीजिए, तो यहां 1 बार और प्लस 12 बार यानी 13 बार, 2 बार और 11 बार 13 बार, तो 13 13 26, 13 तिया 39, 13 चको 52, 13 पचे 65 और 13 छक 78। यानी कि 12 घंटे में, 12 घंटे में घड़ी 78 बार बजेगी। ठीक है, तो जब 12 घंटे में घड़ी 78 बार बजेगी तो 24 घंटे में, 24 घंटे में घड़ी 78 गुने 2 यानी कि 156 बार, 156 बार बजेगी। ठीक है, तो अगर ये कभी भूल गए ना, ये कभी भूल गए 12 इंटू 13 n इंटू एन प्लस वन, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर लेना ना कि घड़ी में क्या कर लेना कि उस तरह से आप बना लेना। ठीक है, 24 इंटू 25 से मल्टीप्लाई होगा? सर नहीं होगा रे बच्चा, 24 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको n इंटू एन प्लस वन और बाई 2 भी करना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखोगे। और हमारे घड़ी में आप देख लो 12 से ज्यादा बजता है क्या? नहीं बचता है। तो हमारे घड़ी का सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया? तो हमारे घड़ी का सबसे बड़ा वैल्यू 12 हो गया भैया। तो हाईएस्ट वैल्यू इनटू हाईएस्ट वैल्यू प्लस 1 होता है। तो आप अगर वहां 24 ले लोगे ना तब आपको यहां बटा 2 करना होगा। ठीक है, वो बटा 2 ना करना पड़े एक्स्ट्रा काम, इसीलिए हमने घड़ी का हाईएस्ट वैल्यू कितना रखा? तो हर घड़ी का हाईएस्ट वैल्यू 12 रखा। हमारे यहाँ वाली घड़ी में हाईएस्ट वैल्यू 24 होती ही नहीं है। तो ये चीज को याद रखोगे। ठीक है, अगर आपने 24, 25 ले लिया ना तो आपको बटा 2 करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है अतुल प्रजापति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। दो घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ की। क्लियर है? दो घड़ियां क्या की कि 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ कर दी। अब पहली घड़ी 18 सेकंड के बाद फिर बज जाएगी, उसके 18 सेकंड के बाद फिर बज जाएगी, यानी पहली घड़ी हर 18 सेकंड के बाद घंटी बजाएगी। लेकिन दूसरी घड़ी क्या कहती है ना कि सर कितने देर बाद बजेगी? तो 27 सेकंड पर बजेगी। तो पहली घड़ी हर बार 18 सेकंड पे बज रही है और दूसरी घड़ी हर बार 27 सेकंड पे बज रही है। एक बार वो कब बजी है? तो 10 बजे दोनों एक साथ बज चुकी है। तो कहता है पहली घड़ी के छठे पहर यानी जब वो छठी बार बजेगा और दूसरी घड़ी के चौथे पहर जब यानी वो चौथी बार बजेगा। तो सोचिए पहली घड़ी जो है वो हर 18 सेकंड पे बजती है और इसको हम कह रहे हैं भैया 6 बार बजो, और दूसरी घड़ी 27 सेकंड पे बजती है और इसको हम कह रहे हैं 4 बार बजो। तो दोनों के बीच अंतर कितना होगा? तो 18 छक 78 से यानी ये भी 108 सेकंड लेगी और 27 छको 108 यानी ये भी 108 सेकंड लेगी। यानी कि जब
पहली घड़ी छठी बार बज रही होगी तो दूसरी घड़ी जो है ना वो चौथी बार बज रही होगी, और दोनों के बीच में जो है ना वो 0 मिनट का अंतर आ जाएगा, 0 सेकंड का अंतर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सर 0 सेकंड का अंतर आएगा। ठीक है, आगे चले क्या? चलिए अब ध्यान से देखो, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शाती है। घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद, तो हमें मालूम है ना कि आवर हैंड एक आर में 30 डिग्री घूमेगा। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है, और यहां घंटे की सुई कितना डिग्री घूमी है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर हम 3 घंटा रख सकते हैं क्या? जब 30 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 90 डिग्री बराबर 3 घंटा रख सकते हैं क्या? तो घंटे की सुई 4 पे थी और वो 3 घंटा और चलेगी, तो 4 3 किस पे आ जाएगी भाई? तो 7 पे आ जाएगी। यानी तब घड़ी में कितने बज जाएंगे? तब घड़ी में 7 बज जाएंगे। तो 18 हमारा आंसर क्या हो गया? तो 7 हो गया। अब ध्यान से समझोगे, यही घड़ी होता है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अब बताओ 90 डिग्री घुमाना है घंटे की सुई को, तो जब घंटे की सुई को हम 30 डिग्री घुमाएंगे तो वो 5 बजाएगा। जब घंटे की सुई को हम 30 डिग्री और यानी कि 60 डिग्री घुमाएंगे तो 6 बजेगा। और घंटे की सुई को अगर हम फिर से 30 डिग्री यानी 90 डिग्री घुमाएंगे तो घंटे वाली सुई 7 पे और मिनट वाली सुई 12 पे होगी, यानी घड़ी में अब 7 बज चुका होगा। तो इतना काम आखिर करना क्यों? चंदन पेशेंस रख बाबू, बता देंगे 18 नंबर फिर से। नेक्स्ट वन देखो, देखिए कहता है 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो आपस में कब मिलेंगी इसका मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 0 डिग्री का कोण बनाएगी, इसका मतलब है एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका मतलब है समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। इसका मतलब है ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी। हमेशा याद रखोगे, ठीक है? जब भी बोला आपस में मिलेंगी तो आपस में मिलने का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना, एक दूसरे के ऊपर होना, समानुपाती होना या फिर ओवरलैप कर जाना। तो ऐसी स्थिति में देखो कुछ नहीं करते हम लोग, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है इसका। 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण चाहिए, 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण चाहिए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी पेन टच नहीं करोगे, क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, 10 को मिनट के रूप में तोड़ दो, तो बताओ घड़ी में अगर 10 पे सुई है तो हम इसको 50 मिनट कह सकते हैं क्या? जैसे घड़ी में अगर 1 पे सुई होती है तो हम 5 मिनट कहते हैं, 2 पे सुई होती है तो 10 मिनट कहते हैं, 3 पे सुई होती है तो 15 मिनट कहते हैं ना। तो इसी तरह से अगर 10 पे सुई है तो हम इसको 50 मिनट कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, इसको 12/11 के साथ कैलकुलेट कर देना। तो देख लो तो कितने हो गए? तो सर 600/11 हो गए। भाग दे दो, 11 पचे 55, बच गया 50, 11 चक्को 44, बच गया 6, यानी समय आ गया 10:54.6/11 मिनट। ठीक है? तो कभी भी आपसे ऐसा पूछ ले कि इतना से इतना बजे के बीच, इतना से इतना बजे के बीच 0 डिग्री का कोण या एक दूसरे के ऊपर होगा या समानुपाती होगा या ओवरलैप होगा, तो आप यही काम करो, पहले अंक को मिनट के रूप में तोड़ के 12/11 के साथ कैलकुलेशन कर दो, आपके आंसर मिल जाएंगे। जैसे मान लो हम कहते कि 5 से 6 के मध्य कब दोनों सुइयां समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी।
क्या होंगी? समानुपाती होंगी। क्या कह देते? 5 से 6 के मध्य कब दोनों सुइयां समानुपाती होंगी? कुछ नहीं करते, 5 को मिनट के रूप में तोड़ते, तो 5 को मिनट के रूप में तोड़ेंगे तो 25, और गाड़ी का चाबी लगा देते 12/11, तो ये देख लो हो गया 300/11, हो गया ना। तोड़ दो इसको, 11 दूना कितने हो गए? तो सर 22 हो गए, अभी भी 80 बचे हैं। 11 सतह 77 हो गया, 3 बचे हैं, यानी सर 5:27.3/11 मिनट पे वह समय आएगा। तो जब भी आपसे 0 डिग्री का कोण पूछे, एक दूसरे के ऊपर पूछ ले, समानुपाती पूछ ले, ओवरलैप पूछ ले, कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहले अंक को मिनट के रूप में तोड़ना और 12/11 के साथ गुना कर देना, और जैसे ही उसको सॉल्व करोगे आपके आंसर आपके पास होंगे। सर इसका प्लेलिस्ट रिकॉर्डेड बना दीजिएगा। बाबू यूट्यूब पर आप सानू देखे नहीं है। बच्चा बाकी लोग बताओ तो, क्या प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है? पहले दिन से ही सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आज भी ये प्लेलिस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, एकदम टोटल प्लेलिस्ट, यानी इस बार जो भंडारा स्टार्ट हुआ है या मैराथन जो भी कह लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट आपको कंटिन्यू मिलती जाएगी, एकदम बना हुआ है। ठीक है, सानू आप अपडेट नहीं रहते हो बच्चा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप अक्सर गलतियां कर ही देते हो। तो देखिए क्या कहता है, कब 5 मिनट की दूरी होगी? तो ये क्वेश्चन 3 तरीके का रिएक्शन देता है। ये क्वेश्चन कितने तरीके का? 3 तरीके का रिएक्शन देता है। ध्यान से देख लो तीनों तरीके का रिएक्शन। वो कहता 2 से 3 बजे के मध्य कब मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस का पहला रिएक्शन ये है, इतना से इतना बजे के बीच में इतना मिनट पीछे होगा। कौन? तो मिनट वाला सुई। इस क्वेश्चंस का दूसरा रिएक्शन क्या होगा? तो दूसरा रिएक्शन होगा 2 से 3 बजे के मध्य कब मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 5 मिनट, हाँ 2-3 हो, हाँ लास्ट है, 5 मिनट आगे होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चंस का ये दूसरा रिएक्शन है। यानी पहला क्या कह रहा है कि सर 5 मिनट पीछे होगी, दूसरा क्या कह रहा है 5 मिनट आगे होगी, और तीसरा रिएक्शन ये है कि 5 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, 5 मिनट की दूरी होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी पूछे ना कि 2 से 3 के मध्य मिनट वाली सुई घंटे की सुई से पीछे होगी तो माइनस करके निकालेंगे, अगर पूछे कि आगे होगी तो प्लस करके निकालेंगे, और अगर अंतर पूछ ले तो पहले देख लेना, अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले? अंतर पूछ ले, तो पहले देख लेना कि उसका वर्तमान कितना है। तो बताओ घड़ी में जब 2 बजेगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा, यानी इस घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का जो अंतर था, ये अंतर कितने मिनट का था? तो ये अंतर 10 मिनट का था। इसी 10 मिनट को हम वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। जैसे 1 के 2 के बीच 5 मिनट का अंतर, 3 बजे 15 मिनट का अंतर, 4 बजे 20 मिनट का अंतर, तो इसका वर्तमान 10 है। जब भी वर्तमान से बड़ा कौन बोले, वर्तमान से बड़ा कौन बोले तो बस प्लस कर देना, और वर्तमान से छोटा कौन बोले तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना। तो देखो ध्यान से समझोगे, इसको कितने बजे चाहिए था? तो 2 से 3 बजे के बीच चाहिए था, और कितने मिनट का अंतर चाहिए था? तो सर 5 मिनट का अंतर चाहिए था। तो 5 मिनट का अंतर चाहिए था। कितने मिनट का अंतर? सर 5 मिनट का अंतर चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 बजे का वर्तमान 10 मिनट है और अंतर इसको चाहिए 5 मिनट का, यानी कि इसको छोटा वाला अंतर चाहिए, और जब छोटा वाला अंतर चाहिए तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 2
में एक बार माइनस करना है और 2 में एक बार प्लस करना है। तो पहले 2 को मिनट के रूप में तोड़ दो, तो 2 को मिनट के रूप में तोड़ा तो 10 मिनट हो गए। अब 10 मिनट में 5 मिनट माइनस कर लो और 10 मिनट में 5 मिनट जोड़ दो, तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5 मिनट और 10 में 5 जोड़ोगे 15 मिनट। अब कुछ मत करो, गाड़ी का चाबी लगा दो। तो देखो तो गाड़ी का चाबी क्या था हमारा, तो 12/11 था, यानी 12/11 के साथ कैलकुलेशन कर दो, तो 12×5 60/11 हो गए। यानी अब इसको भाग देंगे तो 11×5 55, शेष बचेगा 5, यानी पहला समय आएगा 2:05.5 मिनट। 15 को 12/11 से गुना कर दो, तो ये कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 180/11, और इसको जब भाग दोगे तो 11 एकम 11 कट गया, 70 बच गए, 11×6 66 कट गया, 4 बच गए शेष, यानी दूसरा समय आया 2:16.4 मिनट पे। यानी पहला समय आएगा ये और दूसरा समय आएगा ये। क्लियर है? अगर यही पूछता -5 मिनट पीछे होगी तो हम सिर्फ ये वाला काम करते, और अगर पूछता 5 मिनट आगे होगी तो हम सिर्फ ये वाला काम करते। लेकिन चूंकि उसने अंतर पूछा है तो एक बार माइनस भी करेंगे और एक बार प्लस भी करेंगे। हाँ, थोड़ा टफ तो है, यही कारण है कि 70% बच्चे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे ही नहीं, और जो बनाएंगे वो रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, इसीलिए सानू को हमने कहा था कि हमेशा इजी क्वेश्चन है, हाँ देखने को नहीं मिलेंगे, लॉजिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब देख लो क्या पूछा है, दूरी पूछा है, यानी 2-2 आंसर चाहिए। तो एक आंसर हमारा ए में दिख रहा है और एक आंसर हमारा बी में दिख रहा है, तो आंसर हमारे लिए बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे कि जब भी किसी से किसी समय के बीच में अगर मिनट की सुई पीछे पूछे तो माइनस का प्रोसेस कर लो, और आगे पूछे तो प्लस का प्रोसेस कर लो, और अंतर पूछे तो पहले देख लेना वर्तमान। अगर वर्तमान से बड़ा कौन रहा तो एक बार करना जोड़कर, और वर्तमान से छोटा कौन रहा तो 2 बार करना, एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर। फिर आप 100% एक्यूरेट रहोगे, आपसे कभी गलतियां ही नहीं होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर 3:35 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 3:35 कह रखा है, 3:35 कह रखा है, तो मिनट को आप, घंटे को आप मिनट में तोड़ लो। तो घड़ी में अगर 3 पे सुई हो इसका मतलब है हम 15 मिनट कहते हैं, तो 3 पे सुई होने का मतलब 15 मिनट। अब देखो 15 मिनट यहाँ और 35 मिनट यहाँ होता है, तो 15 मिनट से 35 मिनट आने में टोटल 20 मिनट खर्च होंगे। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट बराबर 20×6 120 डिग्री का कोण बनेगा। और उसमें से चूंकि घंटा से मिनट की ओर आए हैं तो मिनट के आधा को घटा देंगे, यानी 17.5 डिग्री इसमें माइनस कर लेंगे, तो 102.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देख लो 102.5 डिग्री का कोण किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंदन मैंने कहा ना बाबू 18 नंबर बता दूंगा, पेशेंस रखिए। तो ये आज का मैराथन था, कल फिर हम लोगों की मुलाकात काफी अच्छे और इसी रेंज के क्वेश्चन से होगी कि कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड को एकदम जकड़ेगा, आपको वो जकड़न तोड़ देना है। जिस समय आप ये जकड़न माइंड का तोड़ दोगे उस समय समझो कि आप अदर बच्चों से अलग हो गए और रिजल्ट की दौड़ में आगे निकल गए। क्या था 18 नंबर का क्वेश्चन, देख लूं थोड़ा। अच्छा कुछ नहीं, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम क्लासरूम में आए, ठीक है, आप भी क्लासरूम में आए। आप जब क्लासरूम में आए और पूछे कितना देर पहले स्टार्ट हुआ क्लास, तो बगल वाले बच्चे ने कहा कि हर के 40 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है। बस यही क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पे पहुंचा, तो कब पहुंचा, तो 8:50 से। बताओ 8:50 से अगर 20 मिनट पहले मैं आया टीचर होके, इसका मतलब मैं 8:30 पे क्लास आया। कितना मिनट पे क्लास आया, 8:30 पे क्लास आया। अब आप क्लास में फिर से आए, आप क्लास में फिर से आए, तो आप कितना देर बाद आए, तो मेरे आने के 30 मिनट बाद आए। आप मेरे आने के कितना मिनट बाद, 30 मिनट बाद आए। तो जब मैं 8:30 पे क्लास में पहुंचा और आप मेरे आने के 30 मिनट बाद क्लास में आए, यानी आप 9 बजे क्लास में आए।
जब 9 बजे क्लास में आए, बगल वाला बच्चा लिख रहा था, आपने बच्चे से पूछा कितना देर क्लास स्टार्ट हुए हो गया, तो बोला सर के आए हुए तो 30 मिनट हो गए, लेकिन तुम क्लास में 40 मिनट लेट से आए हो। तो 9 बजे आकर के आप अगर 40 मिनट लेट से क्लास में आए हैं, इसका मतलब 9 बजे से 40 मिनट पहले आप क्लास में आए, वो आना चाहिए था आपको। तो 9 बजे आप क्लास में आए हैं और 40 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है, इसका मतलब है कि 9 बजे में से 40 मिनट आपको माइनस कर लेने चाहिए। तो 0 में से 40 माइनस करोगे नहीं तो 1 घंटा इधर से कैरी लोगे, और 1 घंटा जो ही इधर से उधार लोगे तो घंटा इधर आकर मिनट में बदल जाएगा, यानी टोटल 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट में से 40 मिनट घटाओगे तो ये 20 मिनट हो जाएगा। और चूंकि 9 बजे से आप 1 घंटा उधार लिए थे तो इधर 8 बज जाएगा, तो यही हमारा आंसर 8:20 हो जाएगा चंदन। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सोचने वाला क्वेश्चन था और सोचकर बताने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं मिलता है सर, कैसे प्रैक्टिस करें? बुआ कौन सी बुक देखते हो रे जिससे नहीं मिलता है? एकदम मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लगभग जो है ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आशीष सर आए हैं, उनकी क्लास है अब। चलिए तो आज की सभा हम लोग बाबू यहीं क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी आपके साथ, और कल फिर से क्लॉक के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बच गए, यानी 3 दिन तक लगातार क्लॉक चलता रहेगा, ठीक है। 3 दिन तक लगातार क्लॉक चलता रहेगा, उसके बाद मैं क्लॉक को चेंज करके और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या रैंकिंग पे मूव करूंगा। तो अब 10 क्वेश्चन रोज जो होंगे ना, एक टॉपिक से करवा रहा हूं, इससे आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा। जैसे आज आपने क्लॉक में भूली बिसरी यादें ताजी करी होंगी, तो हम लोग चलिए फिर कल मिलते हैं। अब सर आएंगे और वो अपनी क्लास को जारी रखेंगे।